नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है और आप लोग काफ़ी समय से मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कंपनी में उथल-पुथल को लेके कि शायद इस वज़ह से वीडियो लेट हुआ हो। व्यक्तिगत कारण भी होते हैं लेट होने की वज़ह से और टेक्निकल रीज़न भी होते हैं। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं हम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों पर जो आप चाहते हैं। हालाँकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीटली समझाई जा सके ऐसा संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ों के जवाब देने की और उन पर चर्चा करने की। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो एवरेज कम्युनिटी से जुड़े हैं और जो लोग दिल से जुड़े हैं। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब तक मेरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, मैंने कभी भी आपको किसी भी कंपनी में निवेश के लिए नहीं कहा है। मैंने जितने भी वीडियो अब तक बनाए हैं, मैंने कंपनी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुँच जाए, इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और जितनी एनालिसिस करने के बाद मुझे जितनी जानकारी मिलती है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। सही और गलत का निर्णय आप लोगों को करना है कि आपको क्या चीज़ें सही लगती है या गलत लगती है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारा देश भारत फाइनेंशियल लिटरेसी में पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है या फाइनेंशियल लिटरेसी रैंक क्या है, वो हमको देखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो चलिए चल तो दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियली लिटरेसी रैंकिंग गूगल पर जब आप ये लिखेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा और आप उस पर देख पाएंगे कि किस देश की रैंकिंग फाइनेंशियल लिटरेसी में कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क है और थर्ड नंबर पर स्वीडन। और टॉप 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम भारत से आते हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे भारत का नंबर किस पर आता है या कितने नंबर पर हम आते हैं। तो टॉप 10 में हम लोग नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट और ये टॉप 20 के अंदर भी हम लोग नहीं है। देखिए, कुछ चीजें हम और देखेंगे हमारे देश के साथ साथ कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो फाइनेंशियल लिटरेसी में आगे है। तो आप देख सकते हैं टॉप 20 के अंदर एस्टोनिया आता है, जो कि आपको एस्टोनिया आपने नाम सुना होगा। हमारे बिजनेस के अंदर एंड्रो सर ने कई बार एस्टोनिया का नाम लिया है और ग्लोबल यूनिट हमारा जो यूनिटेक्स एक्सचेंज है वो एस्टोनिया गवर्नमेंट से जो है अप्रूव्ड है। आगे चलते हैं हम। भूटान गरीबों का देश कहा जाता है। इस देश को भूटान गरीबों का देश के नाम से इसे जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि टॉप 20 के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। लेकिन हम कहीं पर भी टॉप 20 में नहीं है। इसका मतलब गरीबों का देश जो भूटान है उससे भी फाइनेंशियल लिटरेसी में हम लोग और भी नीचे हैं। तो ऑस्ट्रिया और फिर टॉप 25, टॉप 30 में हम लोग नहीं है। आगे चलते हैं। टॉप 40 में पोलैंड आ गया, कुवैत आ गया, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग नहीं है। टॉप 50 में हम लोग देखते हैं तो टॉप 50 में हमें अपना नाम नजर नहीं आता है। रशियन फेडरेशन आप देख सकते हैं और यूएई, जहां पर दुबई, अभी हमारी पिछली जो अपना जो प्रोग्राम हुआ था दुबई के अंदर, यूएई, तो यहाँ पर आप देखते हैं 54 नंबर पर है, जबकि काफी पैसे वाला देश है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में ये भी 54 नंबर पे आता है। रशियन फेडरेशन देखते हैं आप 55, जहाँ की हमारी कंपनी है एवरेज, वो खुद भी 55 नंबर पे आती है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। टॉप 60 आ गया है और इंडिया टॉप 67। देखो, श्रीलंका आप देख सकते हैं 67 नंबर पे आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी में ये इसकी रैंक 67 है और हम लोग 67 से भी नीचे हैं। ठीक है। तो और श्रीलंका की हालत आप लोगों ने देख रखी है कि श्रीलंका की हालत अभी क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 78, 80 में भी हम लोग नहीं है और 90 में भी नहीं है। चाइना आता है 97 नंबर पे। अगर आर्थिक स्थिति में बात की जाए तो चाइना काफी टॉप पर है।
लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे अगर देखो, ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो किस बेस पे निकाली गई, ये लोगों की अवेयरनेस के बेस पे निकाली गई कि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज कितनी होती है उसके आधार पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टॉप 100 में भी हम लोग नहीं है। फिर इराक, पाकिस्तान 108 नंबर पे आता है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो भारत से काफी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल लिटरेसी शायद इंडिया से पहले है, क्योंकि देखो 108 नंबर पे है, लेकिन अभी तक हमारा कहीं अता पता नहीं है। और आगे चलते हैं, और मिल गया, गॉट इट, यस, इंडिया मिल गया है दोस्तों। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है कि हम लोग 121 नंबर पर आते हैं, जहां पर विश्व रैंकिंग है फाइनेंशियल लिटरेसी की, ठीक है ना। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हमारा स्थान 121 नंबर पे आता है, 121 नंबर पे। तो दोस्तों आपने देखा, ये मेरा खुद का सर्वे नहीं है या किसी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, वर्ल्ड सर्वे है। और यहाँ पर वर्ल्ड सर्वे के आधार पर ये रैंकिंग डिसाइड हुई है, तो इसको हम झूठ नहीं कह सकते, ठीक है ना, कि ये लिस्ट जो है, वो रैंकिंग जो है गलत है। तो इंडिया जो है 121 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम हमारे मुद्दे पे चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हम 121 नंबर पर आते हैं, तो यहाँ पर लोगों को किस तरीके से निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, और निवेश के बाद किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये लोगों को बहुत कम जानकारी है। हमारे यहाँ पर लोगों को जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो किसी प्रोजेक्ट को नहीं समझना चाहते, वो ये नहीं देखते कि इसमें कितना समय लगेगा। हमारे यहाँ पर लोगों को एक डायरेक्टली जो चीज पता है वो ये है कि हमें कितना पैसा लगाने पर कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो उन्हें नहीं जानना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं आज पैसे के पीछे इतने ज्यादा उतावले हैं कि इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, इतनी सारी कंपनीज आ रही है मार्केट में, और जो कंपनी कम समय में जितना ज्यादा पैसा देने का वादा कर रही है कि इतने कम समय में इतना पैसा दे देंगे, वहां पर आंख बंद करके पैसा लगाते हैं। उनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बस ये पता है कि सामने वाले किसी ने बोला है कि इतना पैसा मिल जाएगा, हम लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग सर पकड़ के रोते हैं कि आ, हमारा पैसा कहाँ गया। अब हम बात करेंगे कि क्या किसी भी कंपनी का यदि बजट जो है, या फिर मैं कहूंगा कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है, वो यदि डाउन में चला जाए, तो वो क्या क्या कंपनी खराब है। देखो दो उदाहरण यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा। पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा अपने पेटीएम का। देखिए पेटीएम जो है, आपको पता है कि आज की तारीख में हर दुकान, हर ठेले के ऊपर आपको पेटीएम मिलेगा, ठीक है। जब पेटीएम का आईपीओ आया तो 2150 रुपए का आईपीओ जो है निकाला गया, और बहुत सारे लोगों ने 2150 रुपए में इसका आईपीओ खरीदा, पैसा लगाया। लेकिन जब ये लिस्टेड हुआ तो 1950 पे लिस्टेड हुआ। आपको पता है कि पेटीएम में इतने महंगा आईपीओ खरीदने के लिए लोगों को किसने प्रेरित किया? लोगों को किसी ने प्रेरित नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता था कि पेटीएम अलग अलग शॉप पर और हर ठेले पर मौजूद है, ऑब्वियसली बात है ये घाटे में नहीं जा सकता। और 1950 पे लिस्टेड होने के बाद लोगों ने इंतजार किया, सोचा कि बाद में, कुछ दिनों बाद में ये इसका प्राइस बढ़ेगा और हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन देखते देखते धीरे 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 आईपीओ इसका शेयर प्राइस जो है वो गिर के 500 प्लस या 500 550 के आसपास आ गया, और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब आप बताइए कि क्या पेटीएम कंपनी धोखेबाज है? क्या वो कंपनी खराब है? ठीक है, लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कहीं भगी नहीं है, कंपनी कहीं गई नहीं। कंपनी आज भी मौजूद है और उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पहले काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां हमेशा अनुकूल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। देखो बिजनेस का जो पहला फंडा है, पेटीएम का जो मालिक है, लॉस जाने के बाद भी उसने कहा, जो उसका स्टेटमेंट आया कि हमारी कंपनी पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्यों लोग इसको डाउन प्राइस पर बेचे जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो कारण यही था कि पेटीएम का शेयर 1950 होने के बाद लगातार जिन लोगों ने बेचा, उसकी वजह से वो डाउन होता चला गया।
जबकि पेटीएम अपने आप में स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरी बात करते हैं हम एलआईसी की। पूरे देश भर के अंदर एलआईसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। लोगों को लग रहा था कि एलआईसी का जो शेयर है वो खरीदेंगे और हमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और 900 प्लस 900 प्लस का प्राइस आईपीओ का रखा गया, और उसके बाद जब ये लिस्टेड हुआ तो लग 800 प्लस। ठीक है, लगभग शुरुआती समय में ये अपने जो आईपीओ का जो प्राइस, ऑफर प्राइस था, उससे भी डाउन गया। किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था कि इसका प्राइस डाउन जा सकता है, क्योंकि एलआईसी को लेके लोगों के मन में काफी उत्साह था। लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये हमेशा एक गवर्नमेंट कंपनी लोग इसको मानते हैं, और लोगों को लगा था ये प्रॉफिट देगी, नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी और वहां पर लोगों को लॉस भी हुआ। तो दोस्तों, क्या एलआईसी खराब कंपनी थी? नहीं। क्या एलआईसी भाग के चली गई? नहीं, आज भी खड़ी है। पेटीएम 2150 से 500 रुपए पे जाने के बाद भी आज भी बाजार में खड़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल हो या जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, उन चैलेंजेस को जो लेता है वो दुनिया में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये बातें हम यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको कि फाइनेंशियल बिजनेस जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव चलते हैं, ये हमें बिठा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके कुछ चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि सीआरयू का जो 10,000 की जो लिमिट थी वो हट गई है, और अब लोगों को और ज्यादा मौका मिलेगा बेचने का, क्योंकि वो पहले से ही लगातार सीआरयू को बेच रहे थे। और अब उनको और ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि पहले एक लिमिट थी 10,000 की, वो एक महीने में बेच सकते थे, लेकिन अभी उनकी लिमिट खत्म हो गई है। अब वो चाहें तो अपना पूरा का पूरा वहां से कॉइन उठा के और बेच सकते हैं, जितना भी उनके पास अनब्लॉक में पड़ा है। ठीक है, तो हमारी ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, ये हमें इस चीज की बहुत खुशी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है अब इसका किसी पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया अभी उसी तरीके से काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कंपनी का ऑनर सीईओ एंड्रयू आर्थो संभाल रहे हैं, या अरमान संभाल रहे हैं, या मिला संभाल रही है, या फिर कोई और संभाल रहा है। ठीक है ना, अब ये 21 नोट से काम करेगा, 21 नोट पर काम करेगा, और पूरी तरीके से ये अब इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, या इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका सीआरयू जो है वो लिस्टेड हो गया है, ये आपको पहले से ही जानकारी है। और मार्केट में जो लोग कह रहे थे कि कब सीआरयू आएगा, मार्केट में कब बिकेगा, वो लिस्टेड है और मार्केट में बिक रहा है। ये अलग बात है कि उसका प्राइस डाउन है, इसकी भी हम बात करेंगे। यूएनटीवी लिस्टेड हो गया है, और यूएनटीवी जो कि आपको एक आपके स्टेकिंग के बदौलत आपको ये मिला है। भले ही उसकी कीमत अभी डाउन है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंपनी ने स्टेकिंग के बदले में आपको दिया है। प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ पर आपकी चालू हो चुकी है। इवोसेंट जो प्रोडक्ट, जिन लोगों ने इवोसेंट में निवेश किया, और अक्टूबर नवंबर के अंदर जिन्होंने फ्री शिपिंग वाला जो ओनली शिपिंग चार्ज देकर जिन लोगों ने बुक किया था, उनको यहाँ पर प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू हो गई है। और खास बात, खुशी की बात ये है कि उन लोगों को कंपनी ने इवोसेंट बोनस पॉइंट भी दिए हैं, जो कंपनी ने कभी नहीं कहा था कि हम लोग ऐसा करेंगे या उन लोगों को देंगे। ठीक है ना, मतलब 4,000 का जो पैकेज है, $50 का पैकेज है, वो उनको मात्र $25 का पड़ गया, उनको मिल गया है। ये उनके लिए बहुत बेनिफिट वाला रहा। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर बॉब कॉइन मिला है, जो कि बहुत अच्छा कॉइन है। इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बॉब कॉइन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, कंपनी ये बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी लगातार काम कर रही है। जिस तरह से पेटीएम अभी तक रुकी नहीं है, लगातार घाटे में जाने के बाद भी उसका शेयर प्राइस 1/4 हो गया है, लगभग 1/4 रहने के बावजूद भी कंपनी मार्केट में है, लोग खड़ी है, लोग उसमें जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, पूरी की पूरी टीम पेटीएम की जो है वो काम कर रही है, मार्केट में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज की पूरी टीम मार्केट में है, काम कर रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, और हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। किसी भी कॉइन का जो प्राइस, हम बात करेंगे पहले सीआरयू की। देखो दोस्तों, किसी भी कॉइन का प्राइस जो है वो एक कम्युनिटी पर डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिटी कितनी है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी, ऑब्वियसली बात है, उस कॉइन का प्राइस उतना ज्यादा होगा। एंड्रो ने यहाँ पर जो कॉइन
जो थे नंबर ऑफ कॉइन्स बहुत ज्यादा रखे, जैसे कि आपको पता है कि लगभग 9.5 बिलियन के आसपास जो है ये सीआरयू की संख्या है। और ये इसलिए शायद रखी गई थी क्योंकि एंड्रयू चाहते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कम कम क्वांटिटी में हो, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे वो लोग, इसी वजह से इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा रखी गई। दूसरी चीज है यूटिलिटी, किसी भी कॉइन का प्राइस उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट में कम्युनिटी के साथ साथ उसकी यूटिलिटी होना भी जरूरी है। अगर यूटिलिटी नहीं होती, सिर्फ कम्युनिटी होती है, तो सिर्फ उसका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड हो जाता है, और ये एक गैम्बलिंग की तरह होता है जिसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यूटिलिटी होती है तो ये एक बिजनेस की तरह काम करता है, जहां पर अगर कॉइन की मार्केट में डिमांड तब होगी जब उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, मतलब उपयोगिता उस कॉइन की जितनी ज्यादा होगी, वो कॉइन उतना यूज में आएगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर बात करें कि सीआरयू की अभी कोई यूटिलिटी इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है, लेकिन हाँ, बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए कंपनी ने यूटिलिटी दी हुई है। और लेकिन बिजनेस अकाउंट भी तभी खुलेंगे जब कंपनी का एक वर्चस्व होगा, कंपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई स्थायी परियोजना के ऊपर काम कर रही है जो मार्केट में चल रही हो। अभी तक एवरेज के पास ग्लोबल यूनिट पे जो मार्केट में एक ऐसी परियोजना है जो लोगों के धीरे धीरे कॉन्टेक्ट में आ रही है, और ये एक अलग खुशखबरी है कि एप्पल पे से हमारा यहाँ पर टाई अप हो चुका है और ग्लोबल यूनिट पे पूरी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और काफी जल्दी ये गूगल पे से भी टाई अप हो जाएगा। तो सीआरयू का जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एक सीमित लोगों के पास पहले सीआरयू था, वो धीरे 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 जब लोग इसको बेच रहे हैं, तो मार्केट में बेच तब पा रहे हैं जब कुछ लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब जो चीज पहले 1000 लोगों के पास थी, वो बढ़कर 1100, 1200, 1300 इस तरह से धीरे धीरे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, इसका प्राइस जो है आगे जाके बढ़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आपने उसको 1 रुपए में बेचा, सीआरयू को 1 रुपए में बेचा है, तो किसी ने 1 रुपए में खरीदा है, ठीक है ना। आपने 1 रुपए में इसलिए बेचा कि शायद आपने उसको 10 पैसे में, 20 पैसे में, 50 पैसे में लिया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने 1 रुपए में खरीदा है वो इसको 1 रुपए में कभी नहीं बेचने वाला। तो आपने बेचा 1 रुपए में, किसी ने खरीदा 1 रुपए में, तो वो उसको 1.5 रुपए में, 2 रुपए में बेचेगा। जो इसको 2 रुपए में खरीदेगा वो ऑब्वियसली बात है इसको महंगे दामों पे बेचेगा। तो समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका प्राइस बढ़ेगा और धीरे धीरे कंपनी इसकी यूटिलिटी भी तैयार कर रही है। बात करें हम डब्ल्यूसीआरयू की, दोस्तों डब्ल्यूसीआरयू आपको पता है सस्पेंड है, और बहुत सारे लोग इस पे चर्चा करते हैं कि डब्ल्यूसीआरयू कब आएगा मार्केट में, क्या होगा, कि कहीं डब्ल्यूसीआरयू कहीं खो तो नहीं गया है। दोस्तों जिस तरीके से सीआरयू को आपने जितनी रेस्पेक्ट दी है, ठीक है ना, तो उसके बाद ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब आप लोगों की ना सुने, अब कंपनी अपने हिसाब से काम करे, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, एक परिवार के अंदर जहां पर 6 सदस्यों का एक परिवार है, जहां पर कमाने वाला एक है, परिवार का मुखिया वो कमाने जाता है, बाकी 5 लोग घर में बैठ के खाना खाते हैं। परिवार के मुखिया को पता है कि मेरा बजट कितना है, मैं महीने के कितने कमाता हूं और मेरा खर्चा महीने का कितना है। लेकिन वहां पर परिवार के अंदर जो बाकी सदस्य हैं उनकी कोई ना कोई डिमांड रहती है, और जब वो डिमांड करते हैं अपने मुखिया से, तो मुखिया को पता है कि इनकी डिमांड आउट ऑफ बजट है। पत्नी कुछ मांग रही है, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, घर में अगर माँ बाप है तो माँ बाप कुछ कुछ और मांग रहे हैं। अब ये जो डिमांड है वो उस व्यक्ति की इनकम से कहीं ज्यादा हो रही है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अपने परिवार को खुश करने के लिए कहीं से अपनी इनकम के अलावा कहीं से कर्जा लेके उनकी इच्छाओं को पूरी करता है, तो मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं एक दिन खुद भी डूब जाएगा। तो ऐसा करने से ज्यादा अच्छा है कि वो अपने विवेक से काम ले और अपने परिवार को किस तरीके से चलाना है, जो उसकी इनकम है उस बजट में किस तरह से करना है काम, उसको उसके हिसाब से करना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पर डब्ल्यूसीआरयू को लेकर जो रणनीति बना रही है कि जिस तरीके का सम्मान आपने सीआरयू को दिया है, कंपनी नहीं चाहती कि ऐसा सम्मान आप लोग डब्ल्यूसीआरयू को दे। डब्ल्यूसीआरयू के मार्केट में एक प्राइस जो है $2 पे इसको सस्पेंड किया गया था, तो कंपनी चाहती है कि इसका प्राइस $2 से नीचे ना जाए। इसको कहीं ना कहीं किसी भी एक अच्छी कंट्री के साथ इसको रजिस्ट्रेशन इसका कराना जरूरी है लीगल रूप से, तभी इसको मार्केट में हम लोग ला सकते हैं। हम एसटीओ में नहीं जा पाए, लेकिन हम एक इकोवा जो बॉककॉइन से हमको पता चला, आईसीओ विद एसेट्स, ठीक है ना। इकोवा का आईसीओ जिसको हम शॉर्ट में इको बोलते हैं, और वा मतलब डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू का मतलब विद और ए का मतलब एसेट्स।
ऐसे ये पूरा बना इको विद एसेट्स, जिसको हम इकोवा कहते हैं। तो बॉब कॉइन की तरह WCRU को भी एक इकोवा के रूप में कंपनी मार्केट में उतारेगी। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आपका यहाँ पे लगा हुआ है वो सारा का सारा पोर्टफोलियो में है। दोस्तों, कंपनी के पास काफी पोर्टफोलियो है। मैं आपको बताऊं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए शुरुआती स्टेज में एक वर्किंग पर्सन, यदि ब्लॉकचेन पर माइनिंग हम लोग खुद कर सकते हैं, पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। मैं अगर कोई कॉइन बनाता हूँ उसको फ्री में मार्केट में, अगर मैं सारा काम मैं खुद कर सकता हूँ, तो मार्केट में फ्री में मैं लोगों को इसको एयर ड्रॉप के रूप में पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी पैसों की, एक पूरी कम्युनिटी जब मेरे पास होगी, तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक्सचेंज पर लेकर जाऊंगा, और ऑब्वियसली बात है, जब लोग इसको बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। मुझे भागने की आवश्यकता इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई कॉइन निकालता है तो बहुत सारे कॉइन उसके खुद के पास होते हैं। तो यदि कॉइन का रेट बढ़ता है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होने वाला है, ठीक है। तो हमारी कंपनी के CEO के पास काफी सारा पैसा ऑलरेडी है, मतलब उनके पास काफी सारे ऑलरेडी WCRU हैं, काफी सारे एसेट्स हैं। तो उनको जब मार्केट में इसका प्राइस बढ़ेगा तो उनके पास वैसे भी बहुत सारा पैसा है। तो WCRU को कंपनी जब लेकर आएगी तो सबसे पहले कंपनी कहीं ना कहीं इसको रजिस्ट्रेशन कराने की बात चल रही है, और ये देखा जा रहा है कि इसकी यूटिलिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, मतलब लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या रखी जाए कि लोग इसको सस्ते दामों पर ना बेचें। अगर लोगों को अनब्लॉक के रूप में जब ये निकलना शुरू होगा तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग इसको ज्यादा मात्रा में नहीं बेच पाए, ठीक है। तो ये आपके सेफ्टी के लिए, आपके पैसों को सुरक्षा देने के लिए इसको डिले किया जा रहा है, और बिना रणनीति के। जैसा मैंने आपको बताया कि मुखिया को काम वो करना चाहिए जो उसका दिमाग कहता है, जो उसको सही लगता है। अपने परिवार की बातों में आके और उनकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में आप उनको खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कंपनी को यहाँ पर ये सजेशन देना चाहता हूँ कि कंपनी भी हमारी बातों को रख के, कि हम लोग सोचें कि इसको जल्दी लाया जाए, फटाफट से लाके एक्सचेंज पे भेज दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग ये चाहते हो कि सबका निवेश डूब जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी पहले दिन से लोगों के लिए, भले के लिए सोचती है। ये अलग बात है कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल हो, जरूर नहीं है, जैसा आपने पेटीएम के साथ देखा। तो WCRU के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इवोसेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आप लोगों को पता है। और क्या इवोसेंट में आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपका निजी निर्णय है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको 10 बीज देता हूँ, 10 सीड्स देता हूँ। उन बीजों को आपको उगाना है, और उगाकर वो जो उससे जो पेड़ बड़े होंगे उनको आपको पेड़ों को बड़ा करना है। एक पेड़ में बड़ा करने के अंदर, एक बीज को जब पेड़ बड़ा होगा तो उसका खर्चा आएगा 1 लाख रुपए। मतलब 10 बीज को यदि आप बोते हैं, और जब वो बड़े होते हैं, जिसके अंदर लगभग लगभग 5 साल का समय लगेगा, 5 साल बाद ये जो पेड़ है, एक पेड़ से आपको 1 लाख का खर्चा आएगा, 10 पेड़ से आपको टोटल खर्चा कितना होगा, 10 लाख। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, वो एक हिंट देता हूँ, या एक आपको बीज देते समय एक बात कहता हूँ, कि यहाँ पर 10 बीज में से केवल 4 बीज ही फल देंगे। जो इनसे पेड़ बड़े होंगे उनमें से 6 पेड़ ऐसे होंगे जो फल नहीं देंगे, और आपके कोई काम के नहीं है। लेकिन 4 बीज ऐसे हैं जो आपको बहुत सारा फल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने आपको बीज दिए, तो ना तो मुझे उसमें पता है कि ये कौन से बीज हैं जो फल देंगे, और ना आपको पता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको बीज बोने हैं या नहीं बोने, या आपको पेड़ों को बड़ा करने में जो 1 लाख का खर्च जो हो रहा है हर पेड़ पर, वो आपको करना है या नहीं करना। या तो आप उसे 10 के 10 बीज को दूर कर दीजिए कि भैया मुझे बीज नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ लोग ये सोचें कि मैं इसमें से, मेरे पास 2 लाख का बजट है और मैं सिर्फ 2 बीज ही मुझे बोने चाहिए। तो ये आप डिसाइड करो कि क्या पता आपके किस्मत में वो 2 बीज आ जाएं जिनके अंदर फल ही ना लगे हो। तो दोस्तों, मैं अगर आपकी जगह मैं रहूंगा तो मैं एक काम करूंगा, 10 के 10 बीज घर लेके जाऊंगा, उन 10 को मैं बीज बो दूंगा, और पर्टिकुलर मैं हर बीज की हर पौधे की उतनी ही देखरेख करूंगा, ठीक है ना, जितनी मैं जनरली फल देने वाले की भी करता हूँ। और धीरे धीरे मैंने हर पौधे पर 1 लाख रुपए खर्च किया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इनमें से 4 बीज जो है फल देने वाले हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये 10 के 10 पेड़ बड़े हो जाते हैं। 5 साल बाद मैं देखता हूँ कि बिल्कुल जैसा मुझे बताया गया था, कि 6 पेड़ जो थे उनमें किसी प्रकार के कोई फल नहीं है, यहाँ पर मुझे 6 लाख का लॉस होता है। लेकिन बाकी के जो 4 पेड़ थे, उनसे जो फल मुझे मिल रहे हैं, ये
अमेजिंग है। और इन फलों से ना मेरे को जो मेरा 10 लाख रुपए का जो निवेश यहाँ पे जो मैंने खर्चा किया वो मेरा वापस आया, बल्कि अब उन पेड़ों से मुझे लगातार जो है फल मिलते रहते हैं और मैं लगातार मेरे पास धनराशि मुझे प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों ये मेरा डिसीजन था कि जहां पर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। मेरे कहने का मतलब किसी भी जगह यदि आप निवेश करते हैं तो वहां पर जोखिम होता ही होता है, ठीक है ना। और सारा पैसा एक जगह लगा दिया जाए, ये करना भी बेवकूफी है। जैसा कि एंड्रयू ने अपने 8 नियमों के अंदर ये आपको बताया है। काफी सारे लोगों की एक शिकायत रहती है कि वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पेटीएम के अंदर किसी व्यक्ति ने एक बल्क लिया, 15,000 का एक बल्क लिया और उसको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग समझदार भी थे, समझदार मतलब बहुत ज्यादा समझदार, जिन्होंने क्या किया, अब 10 लाख 20 लाख रुपए के बल्क ले लिए, अपने अपने अलग अलग पड़ोसियों के नाम से ले लिए, अपने रिश्तेदारों के नाम से ले लिए, बोला पैसा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आज उनको लॉस हुआ, वो आपके सामने है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, हमको बिजनेस के अंदर पैसा लगाते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस एक जोखिम है और हम पैसा उतना ही लगाएं जितना जोखिम लेने को हम तैयार हैं, ठीक है ना। हम जितना, अगर हम जोखिम ले सकते हैं अगर 10,000 का, तो हमें 1 लाख रुपए का निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। निवेश करते समय सभी की राय लेनी चाहिए और पहले दिन से याद रखना चाहिए कि हर बिजनेस में जोखिम होता है, ठीक है ना। और बिजनेस को समय देना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप जिस तरह से मैंने उन 10 बीजों को उगाकर 5 साल का जो समय दिया, उसके बाद मुझे फल प्राप्त हुए। हो सकता है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो उसमें 5 साल की जगह 6 साल या 7 साल भी लग सकते हैं। अब जिस तरीके से पेटीएम का शेयर डाउन है, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने इसको नहीं बेचा हो, आगे जाके उनको प्रॉफिट मिले और उनको ये पता नहीं है कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन पेटीएम आज भी मौजूद है, कहीं गई नहीं। तो दोस्तों एवोरिच आज भी है, आपके सामने है। बस यदि हम सुख में खड़े हैं तो हमें दुख में भी खड़ा रहना पड़ेगा। यदि हम प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में भी कंपनी के साथ खड़े हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें साथ खड़े रहना चाहिए। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है, अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। हमें हमेशा हम लोग कंपनी के साथ हैं। और लास्ट में जाते जाते एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, काफी लोगों को एक न्यूज मिली कि एंड्रे सर जो है कंपनी के सीईओ मिस्टर एंड्रे हावर्थ, जो कि जिनको डिटेन कर लिया गया रशियन गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट पर, ठीक है, और अभी वो डिटेन है, अंदर है। तो काफी सारे लोग इससे जो है जिन लोग जो दूसरी कंपनी के लोग हैं वो इसको काफी न्यूज इसकी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है लोगों को। दोस्तों आप किसी भी तरीके से पैनिक हो गए यदि अपने टोकन्स को बेच रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, ठीक है ना। ये बात आपको पता लग जाएगी आने वाले कुछ सालों के बाद, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, कुछ लोग इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे टोकन पड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कीमत 1 रुपया है या 50 पैसे, ठीक है। एंड्रयू सर ने शुरुआत से लोगों को सिखाने का काम किया। ऐसा अब तक नहीं हुआ कि एंड्रयू सर कभी भी मीटिंग में नहीं आए हो, कभी उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया हो, वो लोगों के बीच में रहे। उन्होंने हर बार फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कही, हर बार कुछ ना कुछ सिखाने की बात कही। हमारे द्वारा निवेश किया गया, कंपनी ने कहीं ना कहीं उसका निवेश इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग जगह। काफी सारे लोगों की शिकायत है कि वो हमने आंखों से देखा नहीं। तो हो सकता है कि भविष्य में आपको आंखों से देखने को भी मिले। आज एंड्रू के ऊपर रशियन लोगों ने, कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि उनको सीआरओ दिया गया, उसके बदले में उनको रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया। तो रिटर्न दोस्तों ये एंड्रू कोई कंपनी या कंपनी मालिक डिसाइड नहीं करता, ये मार्केट डिसाइड करता है कि आपको रिटर्न कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ठीक है ना। मैं अगर किसी बिजनेस को यदि मैं चलाता हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरे बिजनेस में निवेश करते हैं, तो उसके बाद मैं कितना रिटर्न दूंगा, कब दूंगा, ये मार्केट डिसाइड करेगा। क्योंकि पैसा आपने मुझे दिया, मैंने अपनी मेरी जेब में नहीं रखा है। यदि आप मुझे पैसा देते हैं तो मैं उसको मार्केट में लगाता हूँ। मार्केट से प्रॉफिट कब आएगा, कितना आएगा, ये मार्केट की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कंपनी हमारे साथ है, काम कर रही है, कंपनी कहीं गई नहीं है। जैसे पेटीएम कहीं नहीं गया, वैसे एवरेज भी कहीं नहीं गया है। तो रशियन 3-4 लोगों ने जो है आरोप लगाए और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने एंड्रयू सर को डिटेन किया। इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए उन्हें रखा गया है। और जिन लोगों ने आरोप लगाए उन्होंने ये कहा कि अगर इनको बाहर जाने दिया जाता है तो हो सकता है ये सबूत नष्ट कर दें, और इस वजह से उनको डिटेन रखा गया है। 3 मंथ्स की कस्टडी के लिए कस्टडी में है वो, उनसे उनके साथ इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनके सारे जो भी जितना भी पोर्टफोलियो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
एंड्रू के पास खुद की एलएलसी टीम, लीगल टीम है, और वो शुरुआत से ही हमेशा जब भी बात करते हैं तो हमेशा लीगल प्रोसेस की बात करते हुए आए हैं, क्योंकि वो चाहते तो किसी भी काम को जल्दबाजी में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार लीगल या कानूनी रूप को ज्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं जिस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ उसके लिए हर चीज का वैध होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, एंड्रू सर फिर से हमारे साथ होंगे और हमको जो है एक मीटिंग इस वेबिनार के अंदर होस्ट कर रहे होंगे और हम लोग उस मीटिंग को सुनेंगे। इंतजार हमें करना है। यदि आप लोग दिल से कंपनी के साथ हैं, एवरेज के साथ हैं, तो जुड़े रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, नॉलेज लेते रहिए और इवोसेंट को आगे बढ़ाइए। इवोसेंट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और कुछ अगले जो वीडियो मेरे आ रहे हैं वो एक बॉब कॉइन है जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ कि बॉब कॉइन क्या है। इसके अलावा मार्केट में एक कॉइन और है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली है, बहुत अच्छा कॉइन है। दोस्तों मैं किसी कॉइन को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, 1 महीने के बाद यदि आपका पैसा अच्छा बन सकता है तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको शेयर करने से मैं रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं बिल्कुल भी हमेशा एवरेज के साथ हूँ और हमेशा एवरेज के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी अन्य कंपनी के साथ ना काम करने की सोचता हूँ, ना मुझे करना है। हाँ, मैं खुद का कभी बिजनेस शुरू करूंगा तो वो जरूर आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट में कोई चीज है जो आपको फायदा दे सकती है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एवरेज में मैं नहीं हूँ या मैंने इसको छोड़ दिया है। मैं शुरू से लेकर एंड तक हमेशा एवरेज के साथ हूँ, एंड्रू के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मेरी बातों को सुना। उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि जिन लोगों ने नहीं किया है, और लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट्स अच्छे हो या बुरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिक्रिया देते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी तो आपका प्यार मुझे मिलता है। भले ही आपके कमेंट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो लोग पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ते हैं, जो नेगेटिव होते हैं नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ते हैं। हमारा निवेश हो रखा है, मेरा निवेश उन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो मेरा निवेश उससे कम नहीं हो जाता है, ठीक है ना। मेरा निवेश बहुत अच्छा है। अलग अलग पोर्टफोलियो में मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से मैंने 10 बीजों को उदाहरण दिया, उसी तरीके से मैंने अलग अलग पोर्टफोलियो में 10 जगह मैंने निवेश किया हुआ है। और मुझे पता है कि यदि उसमें से 6 जगह निवेश यदि मेरा डूब भी जाता है तो बचने वाला 4 निवेश जो है वो मेरे पैसे को रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों निवेश को समझिए और बने रहिए। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।